नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर और आज की इस धमाकेदार सेशन में। साथियों, आपने थंबनेल के ऊपर ही देख लिया होगा कि हम लोग 2025 यूपीएसआई 2025 के लिए चैप्टर वाइज जीके जीएस पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं। हाँ साथियों, चैप्टर वाइज। और आप जानते हैं चैप्टर वाइज किसी भी परीक्षा का या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते तो चैप्टर वाइज प्रश्नों को निकालना कितना मुश्किल होता है, वो भी 1991 से लेकर के 2021 तक जितने भी यूपीएसआई एग्जाम्स हुए हैं, यूपीएसआई का जितना भी परीक्षा हुआ है, उन सब में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उसको चैप्टर वाइज अलग अलग किए हैं। जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई एग्जाम में 1991 से लेकर 2021 तक, हम सारे प्रश्नों को बड़े ही डिटेल से एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ अच्छे से करेंगे और एक भी प्रश्न मिस नहीं होने देंगे। साथियों, बेहतर से बेहतर और सबसे सटीक कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट हमारे इस YouTube चैनल पर जाता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कहीं से भी गलत मिले तो आप हमें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही जा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, रोज शाम को 9 बजे मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आता हूं। इससे बेहतर तैयारी कहीं नहीं हो सकती है, इसलिए क्लासेस को ज़रूर किया करें। यहाँ पे आपकी विश्वसनीयता के लिए, आपका विश्वास हमारे ऊपर बढ़े, उसके लिए हमने जो है कि उदाहरण के लिए लगा भी दिया है। ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी या जो है कि डीपीएसपी और कहें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पहला क्लास होगा, पहला लेक्चर होगा, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न इस जो है कि चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इस पर जो है कि कम से कम 2 वीडियो में लेकर के आऊँगा। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, प्रश्नों की ओर बात करते हैं। देखिए, प्रश्नों को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लगा रखा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ताकि आपको यहाँ पे मैं ईयर दिखा सकूँ कि यूपीएसआई के किस साल या यूपीएसआई एग्जाम में किस साल ये पूछा था और किस तारीख पूछा था, किस शिफ्ट में पूछा था, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्ट हूबहू प्रश्न को यहाँ पे लगा रखा है। दोस्तों, ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्लास की या पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों? पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है? आप जानते हैं गौवध पर प्रतिबंध है ना, गायों पर वध या जो गायों का वध हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल आदेश देता है या कौन सा आर्टिकल निर्देश देता है, या फिर किस आर्टिकल के तहत गायों के वध पर रोक लगाया जाता है? दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के तहत जो है कि गायों के वध पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दोस्तों, ठीक है, चलिए, यहाँ पे ढेर सारे आर्टिकल्स और हैं। आर्टिकल 54 है। अगर आर्टिकल 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात कही गई है। 50 की बात करें तो ये जो है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करता है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में ही। अब ये जो दूसरा प्रश्न है, जरा इस पर फोकस करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य खालिस्तान, राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? राज्य किसके लिए प्रयास करेगा? दोस्तों, इसकी बात कर रहा है। तो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण की रक्षा की बात करेगा, या पर्यावरण में सुधार की बात करेगा, या देश के वनों और वन्य जीवों की संरक्षण करेगा, या अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग करेगा। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए दोस्तों। स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से एसआई में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएसआई के 2021 में 22 नवंबर के प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 2 में। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, बी और सी। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है, तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों की संरक्षण करेगा और गौवध पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि गौवध पर प्रतिबंध जो कि अनुच्छेद 48 में था, ये 48A की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 48A है, इसका मतलब इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और अगर आपसे पूछे कि 48A को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात कर रहा है। ठीक है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद अनुच्छेद 39 रह गया। पहला अनुच्छेद 39 है, ठीक है, यहाँ पे 43 नहीं होगा, यहाँ पे 39 होगा। ठीक है,
अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 या फिर अनुच्छेद 38। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है। अब ये सब जो प्रश्न है आपके डीपीएसपी से, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या जिसको हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, ये प्रश्न पूछा गया 22 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होता है? भाई जो मौलिक कर्तव्य है वो किन पर लागू होता है? नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, या केवल नागरिकों पर, या केवल विदेशियों पर, या केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों पर? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य किसको दिया गया है? तो अपने देश के नागरिकों को दिया गया, ठीक है। तो हम भैया इसका उत्तर क्या कहेंगे? सिटीजन्स ओनली, यानी कि केवल नागरिकों पर ही जो है कि मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं, बाकी अन्य किसी पर भी लागू नहीं होते। विदेशी तो यहाँ पे घूमने आते तो वो क्या अपना मौलिक कर्तव्य निभाएंगे, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य वह किसको दिया गया? केवल और केवल नागरिकों को दिया गया है। ये प्रश्न भी आपसे यूपीएससी के 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में पूछा था। अगला प्रश्न, अच्छा अगले प्रश्न से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ओरिजिनल कंटेंट दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको जो है कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक और कमेंट तो कर ही दिया करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए कमेंट भी कर दिया करिए, अगर हो सके तो अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का एक चैनल मैंने दिया है, उसको जो है कि ज्वाइन कर लीजिए, या फिर यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया इस पर भी मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न पर। तो प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है ना? जो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा है इसको कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, जर्मनी संविधान या जापानी संविधान? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आयरिश संविधान, या इसी को कहते हैं आयरलैंड का संविधान, ठीक है। आयरलैंड कहिए चाहे आयरिश कहिए, तो आयरलैंड या आयरिश संविधान से डीपीएसपी को लिया गया है, या जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न ये भी 2021 में ही पूछा गया है, देखिए आप बस देखते जाइए आप। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो भैया भाग 4A की बात करता है, ये प्रश्न पूछा गया आपका 15 नवंबर 2021 के शिफ्ट 3 में। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। तो भाग 4A जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे जी? फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। और अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था भाई? मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम जोड़ा गया था। या अगर आपसे ये पूछ ले भाग 4 को या भाग 4A को कब जोड़ा गया, तो आप इसका भी उत्तर वही करेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। शुरुआत में हमको कितने मौलिक कर्तव्य मिले थे? 10 मिले थे। बाद में एक और जोड़ा गया था जिसको हम कहते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य। अभी हम सबकी बारी बारी चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आगे, कहता है 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, है ना? देखिए मैंने बताया कि शुरुआत में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए, मौलिक कर्तव्य दिए गए थे 10, लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया, तो आपके पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? तो 10 से बढ़ करके 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास हो जाते हैं। तो इसको कब जोड़ा गया था? तो साथियों इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वां कर्तव्य। आप कहेंगे सर 11वां कर्तव्य था क्या? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक उनको शिक्षा का अधिकार या उनको शिक्षा दिलाएंगे, ठीक है। ये मतलब कहा गया है अभिभावकों के लिए, ठीक है। ये कर्तव्य जो अभिभावकों का, ये भी 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? अब देखिए 11 मौलिक कर्तव्य है, आपको एक बार 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं पढ़ते हैं तो आप इसमें से कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य, कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके लिए जो है कि थोड़ा सा मतलब कठिन होने वाला है। तो सुनिएगा, ड्यूटी टू पे टैक्स यानी कर भुगतान करने का कर्तव्य। जी हाँ भाई, जितना भी हमारा इनकम होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको हमारा मतलब उसको पे करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। भारत सरकार की प्रशंसा करने का कर्तव्य। अब किसी व्यक्तिगत सरकार के नहीं, भारत सरकार के। वैसे नहीं कह देना भैया कि कांग्रेस सरकार बहुत बढ़िया थी, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया थी, ठीक है,
ऐसे नहीं कहना है, हम कहेंगे भारत सरकार अच्छी है, भारत सरकार हमारे भले के लिए काम करे, ठीक है। तो हम भारत सरकार की प्रशंसा करेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, ठीक है। ड्यूटी टू वोट, मतदान करने का कर्तव्य। अब जैसे इलेक्शन आता है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जा करके वोट करें, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य, ठीक है। अरे एक मिनट, मौलिक कर्तव्य कौन सा है ना, एक मिनट, सुनो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कर भुगतान करने ये कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये तो सरकार खुद आपसे ले लेगी, दौड़ा के ले लेगी, भारत सरकार की प्रशंसा भी नहीं कर सकते हम, सॉरी। और मतदान करने का ये कर्तव्य नहीं, हमारा अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। अभी मुझे समझ में आया जब यहाँ पे मैं देखा तो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे पूछा क्या है, कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमको क्या करना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी सुरक्षा भी करनी है, यानी उसको तोड़ फोड़ नहीं करना है। अगर हम सुरक्षा नहीं कर सकते तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएं। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य हमारा मौलिक कर्तव्य है, बाकी 3 मौलिक कर्तव्य नहीं है जी, ठीक है। ये हमारा जो है कि ये जो आप टैक्स पे करते हैं वो आप करते नहीं, ऑटोमेटिक कट जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो, या आप कैसे भी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। भारत सरकार की प्रशंसा आप नहीं कर सकते हैं। वही मैं सोच रहा था भारत सरकार प्रशंसा कैसे, ये तो उसमें इंक्लूडेड था नहीं, अभी मुझे समझ में आया, ठीक है। जब ये मतदान का कर्तव्य पढ़ा तब, खैर कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, बात करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। आगे बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आपका आंसर दोहरी परिसंकट ये होता क्या है, ठीक है, दोहरी परिसंकट के विरुद्ध। चलिए बताइएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 27। जाहिर सी बात है यार, अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि अनुच्छेद 36 के बाद की ही बात करेगा, लेकिन कहेंगे सर उससे पहले जो कि नहीं पूछ सकता है क्या, उससे पहले नहीं पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। ज़रा बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोहरी परिसंकट ये मौलिक अधिकार वाला प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है, मौलिक अधिकार का प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया था आप लोगों से, जब चैप्टर वाइज अलग किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक प्रश्न बहक करके आ गया आपके, इसमें कोई बात नहीं। दोहरी परिसंकट का मतलब होता है दोहरा दंड, ठीक है। अगर आप अनुच्छेद 20 पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको एक बात याद होगी कि जब आप अनुच्छेद 20 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अनुच्छेद 20 में आपको क्या दिया गया, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और वहाँ पे 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। एक था भूतलक्षी विधि से संरक्षण, दूसरा वाला था दोहरी दंड से संरक्षण, यानी आपको एक ही सजा के लिए या एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, और तीसरा था स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तबीयत खराब है दोस्तों, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं ताकि एकदम से मिस नहीं होने पाए आपकी क्लास, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। अभी पर्यावरण के संरक्षण की बात आती है तो सीधी सीधी बात हम कहाँ जाएंगे भैया, आर्टिकल 48 का ए में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 48 के ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अभी तक जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सब 2021 में ही पूछे गए, ये भी ध्यान रखिएगा। सोचिए कितने प्रश्न पूछे गए 2021 में। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में कुल कितने शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 54 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, 54 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, ठीक है। तो भाई प्रश्न तो पूछेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब भैया जानते हैं जब 10 मौलिक कर्तव्य आया तो उस समय था 1976, और ये संविधान संशोधन किसके शासनकाल में हुआ था, तो प्रधानमंत्री उसमें थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 जब होता है तो वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में होता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथी, कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अब भैया कितने मौलिक कर्तव्य अगर ऐसे कहेगा तो आप उत्तर करेंगे सर 11 कर्तव्य हैं। अभी वर्तमान में तो 11 हो गया क्योंकि 2002 में 11वां जोड़ा गया था, और 11वां क्या था, तो 6 से 14 वर्ष के जो अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चे के जो अभिभावक हैं उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे, ठीक है, या शिक्षा दिलाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भौतिक कर्तव्य दोनों में समान है ना, दोनों में ही समान है, दोनों ही न्याय संगत है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या दोनों न्याय संगत हैं क्या जी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है आपसे, अगला कहता है दोनों ही गैर न्याय संगत हैं,
तो हम इसको सही कहेंगे। भैया अगर न्याय संगत नहीं तो क्या है, दोनों ही नॉन जस्टिएबल है, दोनों ही गैर न्याय संगत है। इसका मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनको लागू करने या लागू कराने का अधिकार नहीं है आपके पास, आप नहीं करा सकते, ठीक है, ये जस्टिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। बाकी क्या है, ए, सी और डी ये तीनों गलत है। यहाँ पे जो सही हो जाएगा, दोनों में समान वाली बातें पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों ही क्या है, दोनों ही नॉन जस्टिएबल हैं, यानी कि दोनों ही वाद योग्य नहीं है या गैर न्याय संगत हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। वाद योग्य नहीं है, अगर आपसे पूछ ले कि वाद योग्य कौन सा नहीं है तो भी आपको उसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर वाद योग्य कह दिया तो हम घबरा जाएं, हमको वाद योग्य कहने से घबराना नहीं है, चाहे वाद योग्य कहे चाहे गैर न्याय संगत कहे, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में वर्णित किया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो भैया जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है, या फिर कहें कि एक गजब की विशेषता है। किसके बारे में? तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य क्या करता है, किसी भी स्टेट को कल्याणकारी बनाने में उपयोग करता है तो उसको लागू कर देता है। आप जानते हैं सरकारों के द्वारा ढेर सारे स्कीम्स लाए जाते हैं, रोजगार के साधन लाए जाते हैं, नौकरियां या वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो ये सब के सब किसमें हैं? वे सब के सब DPSP के अंतर्गत आती हैं। और अगर ऐसी चीज़ें होती है तो हमारे राज्य में क्या होता है, खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता बताया है साथियों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? भैया जो 10 मौलिक कर्तव्य थे उनको कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन सभी लोग जानते हैं। और उसमें कौन सा ईयर था? तो 1976 था दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक 2021 वाले ही प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कितने वर्ष के न हो जाएं। कितने वर्ष की आयु पूरी न कर लें? तो भैया 14 वर्ष के न हो जाएं, है ना। तब तक उनको शिक्षा या फिर उनकी देखभाल की जाएगी जब तक कि वे कितने साल के नहीं हो जाते, 14 साल के नहीं हो जाते। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है साथियों हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है दोस्तों, एक समान सिविल संहिता की बात करता है, या कहें कि UCC की बात करता है। अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि जो UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, वह कौन सा बना? तो उत्तराखंड बना है। ध्यान रखिएगा, गोवा भी कभी उत्तर में दे सकता है, लेकिन गोवा को भारत सरकार ने नहीं या भारत के किसी राज्य ने नहीं, बल्कि उसमें गोवा में पुर्तगालियों का राज था और उन्होंने क्या किया था, UCC को लागू किया था। तो अभी आपको उत्तराखंड उत्तर करना है, गोवा वाला नहीं करना है, ठीक है। 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? भारत के मूल संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था जी? 5वीं अनुसूची, या मौलिक अधिकार, या मौलिक कर्तव्य, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों जब भारत लागू हुआ था या फिर भारत का संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो मूल संविधान में कौन सा नहीं था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 17 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने का बात करता है, कौन सा अनुच्छेद ऐसी बात कर रहा है दोस्तों? ठीक है, 39A, 38B, 43A या फिर अनुच्छेद 36। फटाफट से उत्तर करें इसका। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, यानी ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। सीधी सी बात है, जब आपसे पूछ दे या फिर बात कर दे ग्राम पंचायतों का तो आप सीधे जाएंगे अनुच्छेद 40 के ऊपर। ठीक है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड कोई भी बात हो आप अनुच्छेद 40 में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ग्राम पंचायत इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे प्रधान, BDC यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य ये सब चुने जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, एकदम स्वायत्त शासन
के रूप में का या फिर एकदम स्वायत्त शासन चलाते हैं, या फिर कहें कि एकदम स्वतंत्र रूप से अपने यहाँ शासन चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात किया गया है? तो ऐसी बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो दोस्तों ऐसी बात करता है आपका अनुच्छेद है 47। कौन सी करता है? तो अनुच्छेद 47 करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक मिनट क्या दे रहा है? हाँ, अनुच्छेद 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि पोषण का स्तर मतलब जो हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिशन, उसके स्तर में बढ़ोतरी की बात कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? एक सेकेंड, चलिए, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है? पोषण स्तर की बात कर रहा है, और साथ साथ जीवन स्तर को लेवल अप करने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत या अनुच्छेद 47 में इसकी बात कही गई है। अगला प्रश्न पूछता है आपसे कि निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पारित करना आवश्यक होता है अगर किसी प्रकार की संशोधन होती है? तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ए और बी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। कह रहा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक है, या बी कह रहा संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान जरूरी है। बड़ा गजब का प्रश्न है ना? इसको समझेंगे तो ही मजा देगा। देखिए, अगर किसी प्रकार का, देखिए पहली बात, अगर आप डीपीएसपी में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब जब संविधान संशोधन करना पड़ेगा तो संविधान संशोधन के लिए आप जानते हैं संविधान के या कहें कि संसद के दोनों सदनों की जरूरत पड़ती है। तो ये सही है। अब संसद के दोनों सदनों में जो उपस्थित होंगे, उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान जरूरी है। तो यहाँ पे बी भी सही हो जाएगा, यानी हम कहेंगे ए और बी क्या है? दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही, सी हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये आपको मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो दोस्तों। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कमेंट तो जरूर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है कि भारत की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? 4 वक्तव्य हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 वक्तव्य दिए गए, 2 स्टेटमेंट दिए गए, और उसके बेस पे जो है कि आपको कूट की सहायता से उत्तर करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, आपसे कहता है ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। ये आपसे वक्तव्य पूछ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? फिर आगे बात करते हैं। बी कहता है कि इनका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। बी तो दिन दहाड़े सही है। ए क्या कह रहा था कि ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि करना है। ये भी सही है। तो हम ए और बी दोनों को ही सही मानेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए को मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है। सी कहता है ए और बी दोनों ही, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी, या कहें कि स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही क्या है? हमारा सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के संविधान की राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित विशेष रूप से कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा। किसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो पहले दोनों को पढ़ लीजिए। कहता है कि होगा, यानी राज्य विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के प्रति नीति में होगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। बिल्कुल भैया, इसके लिए तो राज्य एकदम तत्पर है। इसके लिए भी तत्पर है कि श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और साथ साथ शक्ति बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है ताकि वे अपनी आयु या ताकत से बचने वाले अवहन में प्रवेश कर सकें। बड़ा ही गहन प्रश्न है, इस पर काफ़ी विचार करना
पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ए तो सही है, यहाँ पे बी भी सही है। देखिए कैसे सही है, क्योंकि आप जानते हैं जो चाहे श्रमिक हो, पुरुष हो, महिला हो, इनके स्वास्थ्य और शक्ति बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। आप जानते हैं, हमने आपको डीपीएसपी में पढ़ाया था, तो बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतने से आपको पता चल जाता है। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्टया निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे, स्टेटमेंट फर्स्ट, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही सही है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी कहता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी से केंद्र न हो। ये भी सही है। तो हम कहेंगे हमारा स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न। लगभग हमने बात किया 25 प्रश्नों की। ठीक है, लगभग हमने 25 प्रश्नों की आज बात किया। अगले क्लास में फिर से 25 लगभग टोटल क्या है, 52 प्रश्न है जो कि आपके डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से मिला करके पूछे गए यूपीएससी में अब तक। तो उन सभी को मैं यहाँ पे बारी बारी आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आई होप आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा, अपने साथियों में भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।